दिया हो, संविधान को भी दगा दिया, मर्यादा को भी दगा दिया, आस्था को भी दगा दिया, श्रद्धा को भी दगा दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। थाने में इसको जीडी दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको काफी दूंगा। टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते। प्रेस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हें। ये चल क्या रहा है खुद? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब एक नए और कहीं ज्यादा गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अब सवाल सिर्फ चढ़ावे के गायब होने का नहीं है, बल्कि पूरे वित्तीय सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिलने के बाद एसआईटी ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। अब राम मंदिर के ट्रस्ट के पिछले 5 साल का ऑडिट किया जाएगा। बहुत गहन जांच होगी। इसका मतलब साफ है कि अब हर फाइल खुलेगी, हर हिसाब किताब खंगाला जाएगा और हर वित्तीय लेन देन की परत दर परत पड़ताल होगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को ऐसे अहम साक्ष्य मिले हैं जिनसे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। जांच की आंच ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचने की चर्चा है। सरकार ने एसआईटी को 15 जुलाई तक का अतिरिक्त समय भी दिया है, एक्सटेंशन मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच निष्पक्ष, गहन और बिना किसी दबाव के पूरी की जाए। इससे पहले एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन जांच यही नहीं रुकी। अब सिर्फ कथित चोरी की नहीं, बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, चढ़ावे की गणना की प्रक्रिया, ऑडिट सिस्टम और निर्माण कार्यों से जुड़े वित्तीय पहलुओं की भी बारीकी से जांच होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऑडिट नियमित और सही तरीके से हुआ था तो इतनी बड़ी खामियां आखिर सामने कैसे नहीं आई? क्या यह केवल लापरवाही थी या फिर किसी बड़े वित्तीय खेल की कहानी? यह अब सामने आएगा जब जांच का दायरा व्यापक होगा। 15 जुलाई को एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उससे पहले अयोध्या से लेकर लखनऊ तक इस हाई प्रोफाइल जांच पर पूरे मामले पर प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। क्या 5 साल के ऑडिट से सामने अनियमितताएं आ जाएंगी? क्या जांच का दायरा अब और ज्यादा बड़ा होगा? क्या वित्तीय लेन देन में गड़बड़ियों के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं और ज्यादा मिलेंगे? क्या जांच के बाद लोगों की भूमिका की पड़ताल भी होगी? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका ये आरोप है कि जांच को दबाया जा रहा है। एसआईटी जो बनाई गई उसका क्या महत्व रह जाएगा जब उसके पास किसी तरीके की कोई पावर नहीं है? एफआईआर को लेकर के भी तरह तरह की बातें हुई। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी सामने से दिख रहे हैं उसको, उनके भवनों को या जो वो अपनी किलेबंदी कर रहे थे, जो मकान बनवा रहे थे, उनको बुलडोजर लगा करके क्यों नहीं गिराया जा रहा है? हीला हवाली क्यों की जा रही है? तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर के लोगों के जहन में सवाल हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज की चर्चा में हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान जिसकी वजह से आज हमने ये विषय चुना है। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें
कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। देखिए, विपक्ष का अपना काम है, लेकिन अगर आप देखें तो जिस दिन से पता चला है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन करके, और पहले दिन से वो कर रहे हैं, और 8 लोगों को जेल भी जाना पड़ा है, और अभी एसआईटी का दायरा हम लोग और बढ़ाए हैं, समय उसका और बढ़ाए हैं। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चंपक राय कर्मल ढंग से रामलला की सेवा कर रहे हैं। वो कभी भी सब्र में किसी की बुराई नहीं बोलती। 1 रुपया आता है तो वो भी रामलला के देते हैं। कोई बात होता है सबको बता देते हैं। ट्रस्ट में कभी मीटिंग में हर बात बता देते हैं, जो निर्णय हो वही मानते भी। बातचीत हुई, लेकिन हमारे चमत्कार ठीक है, इसमें कमी हम देखे नहीं। अच्छा, वो कमी देखते थे, स्वयं बोल देते कि ये कमी ऐसा। अच्छा, वो पाक साफ है। हाँ। 4 लोगों का है। एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए, और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुल्जिम है। 3 के हैं, एक और हैं। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। उसमें भी है। अभियुक्त है। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई पुलिस ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है, और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। दी गई है, तो अपेक्षा यही करते हैं कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो उस घेरे में आए, और तभी होगा। और इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का मेन जो है भूमिका चोरों को पकड़वाने में अखिलेश यादव जी का है। अगर ये ट्वीट नहीं करते इतने बड़े चैनल से, तो ये बात वहीं दबकर खत्म हो जाती है। और तो जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें सियासत अपनी जगह पर चल रही है, न सिर्फ चल रही है बल्कि अब सियासत उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से रामलला के मंदिर में जिस तरीके के चंदे चढ़ावे चोरी की बातें सामने आई हैं उसको चुनाव में भुनाया जा सके, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात हुआ है इस बात को एस्टैब्लिश किया जा सके, और इस बात को एस्टैब्लिश करके अपने वोट बैंक का इजाफा किया जा सके, ये एक हिस्सा है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि मौजूदा सरकार के सामने भी यह चुनौती है कि वो इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रही है और इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। इस लिहाज से सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जो लगातार लोगों को जवाब देने की प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके की कोई भी कमी ना आने पाए और लोग उसके जवाब को माने, ये अपनी तरह से उस तथ्य को साबित करने का जनता की अदालत में खास तौर से एक मशक्कत चल रही है। इसीलिए सरकार ने उस जांच का दायरा बढ़ा दिया है। न सिर्फ जांच का दायरा बढ़ाया है बल्कि बहुत सारे जो मकान हैं, जिन लोगों ने जिन पे आरोप हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज उन्होंने ली हैं, जमीन का जो घोटाला था, उन सारी चीजों को भी अब एसआईटी के जिम्मे सौंपा गया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ में संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में अतुल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और उन पहले लोगों में शुमार हैं जिन्होंने इस पूरे घपले घोटाले को सामने लाने में अपनी भूमिका निभाई है। मेरे साथ में डीएस चौहान जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इसके साथ साथ अभिषेक शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासमिति ट्रस्ट के। हम आप सभी लोगों से ये चीज आज समझने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में जितने सवाल हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल राजनीतिक दलों के पास हैं और उसका जवाब देने की और सवाल उठाने की दोनों की ही जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने अपने स्तर पर संभाल रखी है। शुरुआत आज हम शरद शुक्ला जी से करेंगे। शरद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अयोध्यावासी होने के नाते जिस तरीके की स्थितियां अयोध्या में बदली हैं या बदलती चली गई हैं, उसमें अगर पार्टी लाइन से ऊपर एक अयोध्या निवासी से पूछा जाए तो उसको कैसे इन चीजों का आभास हुआ, और उसके बाद चूंकि आप एक पार्टी को बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी की जो रीति नीति है या जो उसका एजेंडा है इस पूरे मसले पे, वो भी आपकी बातों में आएगा ही। देखिए, पहले आपको जय सिया राम। मैं अयोध्या से हूं तो मैं अपना अभिवादन पहले आपको देता हूं, स्वीकार कीजिए इसको।
जय श्री राम। और जहां आपने जो बात कही है कि एक राजनीतिक दल के रूप में, देखिए नितांत ये व्यक्तिगत मसला है, ये हम सब की भावनाओं से जुड़ा मामला है। जब हम बात करते हैं अयोध्या की, भगवान श्री राम लला की, तो चूंकि जो अयोध्या का वासी है उसके कण कण में यहाँ अयोध्या में भगवान राम वास करते हैं। जो ये प्रकरण जो हुआ है, निश्चित तौर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा है। इसके जिम्मेदार कौन है इसको बताने की आवश्यकता बहुत नहीं। आपने कहा आभास कैसे हुआ, देखिए हम सब इस बात को मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया कि ट्रस्ट बने, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नहीं किया कि ट्रस्ट में कौन रहेगा, लेकिन वर्तमान की सरकार ने विशेष दल से जुड़े लोगों को, विशेष संगठन से जुड़े लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पहले 2021 में जमीन घोटाला हुआ, चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी, उसके बाद 2023 में जमीन घोटाला हुआ, और 2025-26 आते आते हम सब ये दिन देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो दान पात्र है, तमाम कालनेमी जो बैठे हैं मंदिर के अंदर, उन कालनेमियों ने भगवान राम के धन के साथ उसका बंदरबाट किया। अब आप एक बात समझिए, ट्रस्ट में जो लोग हैं किन पर आरोप लग रहा है? उसे 3 लोगों पर आरोप लग रहा है। संपत राय पे लग रहा है, गोपाल राव पे लग रहा है, और अनिल मिश्र पे लग रहा है। आप इनकी तरफ बैकग्राउंड देखिए। अनिल मिश्र संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चंपत राय बीएचपी से जुड़े हुए और संघ से जुड़े व्यक्ति हैं, गोपाल राव भी, उनका बैकग्राउंड भी बीएचपी का है। उसी ट्रस्ट में तमाम साधु संत भी हैं। पूज्य दिनेन्द्र दास जी उसी ट्रस्ट के अंदर है, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी उसी ट्रस्ट में है। उन पर कोई आरोप नहीं लग रहा है। आरोप लग रहा है उन्हीं के ऊपर जिन्होंने केवल राम से ज्यादा, उन्हें राम के धन से प्रेम था, जिन्होंने राम की उपासना करी। निर्मोही अखाड़ा को कौन नहीं जानता है? निर्मोही अखाड़ा ने अपनी संपत्ति को बेचकर राम मंदिर के लिए मुकदमा लड़ा। निर्मोही अखाड़ा के माननीय दिनेन्द्र दास जी ने बयान दिया कि मुझे हाशिए पर रखा गया, लेकिन प्रभु ने मुझे कलंक लगने से बचा लिया। ये मेरा बयान नहीं है, ये पूज्य दिनेन्द्र दास जी का बयान है। अब इससे आप जरा कल्पना कर लीजिए कि ट्रस्ट में किस तरह का माहौल बना हुआ था। और जिस बात को मैं कह रहा हूं, तो भगवान राम सिर्फ मेरे आराध्य नहीं है, मैं पेटेंट नहीं करूंगा और दोनों की तरह। भगवान राम इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के आराध्य। तो जरा आप एक बार घूम कर देखिएगा कि भगवान राम के धन पर डाका डाला गया, वो कौन लोग हैं जो मौन हैं? वो कौन लोग हैं जो मौन हैं? आज ये समझने की आवश्यकता है, आखिर में इस मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? भाई उन्हें कौन नुकसान कर रहा है? अब उस मुद्दे पर बोलने पे देश के प्रधानमंत्री जब यहां पर आते हैं, मंदिर का उद्घाटन करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है उनका, ऐसे ऐसे, देखा होगा आपने, देखा होगा। अब उनका हाथ नहीं कांप रहा है क्या? जब भगवान राम के मंदिर में चोरी की खबर आई है तो क्या उनका हाथ नहीं कांप रहा है? मोहन भागवत जी कार्यक्रम में वो भी आए थे, एक बयान आज तक उनका नहीं आ पाया है। तो ये जो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इन लोगों ने भगवान राम का दुरुपयोग किया। हम तमाम जो राम भक्त हैं इस देश के अंदर, भाई साहब आप समझिए, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मंदिर नहीं बना हुआ तो मंदिर के स्थान पर एक स्तंभ लगा हुआ, तमाम महिलाएं आती थी, अपने कान की बाली उतार के चढ़ा देती थी। तमाम बच्चों ने इस देश के गुल्लक का पैसा दान दिया। तमाम किसानों ने, गरीब किसानों ने गेहूं गन्ना बेच के अपना 4 से 5 दान किया है। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने केवल पैसा नहीं लूटा है, उन करोड़ों राम भक्तों का विश्वास लूटा है, उनके साथ उनका विश्वास तोड़ा है। तो भगवान राम जो कि न्याय के राजा हैं, भगवान राम न्याय करेंगे। और जिस तरह का निर्णय हो रहा है, देखिए 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई जो बैठा डिबेट में शख्स बैठा है हृदय पे हाथ रख के कह दे कि क्या 40-50 दिन की जो चोरी ये लगातार सामने आ रही है, क्या ट्रस्ट में बैठे जिम्मेदारों लोगों के संरक्षण के बिना क्या चोरी संभव है? ठीक है। अब जो बात आपने शरद जी कही है, मैं जानता हूं आपके पास पूरा, चूंकि अयोध्या के हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, अयोध्या का वासी इस समय भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ा है। इसके साथ साथ देश का हर व्यक्ति जो राम में आस्था रखता है वो भी आहत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो बात आपने कही उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मुझे लग रही हैं। एक तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तब प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, मोहन भागवत जी भी आए थे और तमाम आदरणीय लोग आए थे, ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे, आए थे, हमने भी टेलीविजन पर देखा था, हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। निमंत्रण भी सबको गया था, यह भी बात जगजाहिर है, उसमें कहीं किसी को इफ एंड बट नहीं है। और आप लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में 2014 ऑनवर्ड्स,
तो उस लिहाज से एक पत्रकार होने के नाते मेरा यह सवाल पूछना बनता है कि आज इस तरीके की स्थिति बनी तो सब लोग हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन बेहतर होता कि कांग्रेस के भी कुछ लोग मंदिर उद्घाटन के समय पे पहुंचते, सपा बसपा या और भी जो देश में राजनीतिक दल हैं उनके लोग पहुंचते, वो भी कहते, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाते। भाई राम के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे थे तब तो थे, वो तो अपनी जगह, लेकिन जब ट्रस्ट बनने का आदेश आ गया तो राम तो सबके हैं ना, तो सब लोग जा सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं साहब इसमें हमारी भी सहभागिता हो, क्यों नहीं हुआ? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसका जवाब मैं बिल्कुल डंके की चोट पे आपको देना चाहता हूं। देखिए, मंदिर जब नहीं बना था, पहला घोटाला 2021 में हुआ। जमीन 2 करोड़ की जमीन तत्काल खरीदवा के 18 करोड़ में अपने मध्यस्थता के बीच में ट्रस्ट ने खरीदी। 16.5 करोड़ का लाभ उसने अपने लोगों को पहुंचाया। इस पूरे देश ने देखा कि चंदे की चोरी हो रही है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तमाम चोर जो आज चोरी कर रहे हैं तब भी चोरी कर रहे थे। हम सब ने तब भी मांग करी थी कि ट्रस्ट में बैठे लोगों को हटाया जाए, नहीं हटाया गया। आपने कहा दर्शन करने के लिए। आपको आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, अयोध्या के पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री सपरिवार उपस्थित थे। और जो लोग नहीं आए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने एक बात को माना है कि जब भगवान राम बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद अपने महल में लौटे तो हमने वो समय देखा है जब भगवान राम। ठीक है शरद जी, बात लंबी हो जाएगी, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाए भाई साहब। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए। जब भगवान राम लौटे अयोध्या तो उन्होंने दर्शन करने वालों की कैटेगरी नहीं बनाई थी। इस कार्यक्रम में क्या हुआ? चंपत राय साक्षात देवता हो गए, नीति नियंता हो गए। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आएंगी, लेकिन कार सेवा में गोली खाने वाले संतोष दुबे को नहीं पूछा गया। 3 पीढ़ी राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा। ठीक है शरद जी, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ रहा हूं अभिषेक जी, आपके पास भी आऊंगा मैं एक बार जरा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ट्रस्ट उसी समय बना। जो लोग अदालत में दलीलें दे रहे थे वो ये कह सकते थे कि साहब इस ट्रस्ट में हमें भी शामिल किया जाए, ठीक है हम अपने राजनीतिक कारणों से करते रहे। अब जब कह रहे हैं तो उस पर सवाल आ रहा है। मैं यही चीज सपा से भी जानना चाहूंगा अतुल जी। 2 चीजें हैं इसमें, तो कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बात को उठाया, पवन पांडे के पास जब जानकारी पहुंची, आगे चीजें बढ़ी, लेकिन ट्रस्ट में शामिल ना होना, मुझे लगता है कि यह चीज ऐसी है जिसमें शायद आपका वजन, आपकी बात का वजन और ज्यादा होता अगर आप अदालत में यह भी लड़ाई लड़के आए होते कि केवल वही नहीं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या बीजेपी के बैकग्राउंड से ही नहीं, राम तो सबके हैं, राम तो इस देश के हैं। जब अदालत ने कह दिया तो हमको भी रखो, अतुल यादव को भी उस ट्रस्ट में शामिल करो, शरद शुक्ला को भी शामिल करो, हो सकता है कि तब यह स्थिति ना बनती। मेरा विचार है, मतलब एक ही बात करते करते आप लोगों से जहन में आ रही है। शेखर जी, जब ये ट्रस्ट बना तो सरकार ने ट्रस्ट बनाया ना, उन्होंने तो केवल आदेश किया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो वो एक आदेश किया था। तो जो इनके द्वारा अपने अपने लोग रखे गए, सत्ता विपक्ष से भी रख लेते। जब अभी 2024 के बाद जब वहां पर विपक्ष मजबूत हुआ तब तो इन्होंने थोड़ा बहुत विपक्ष को सम्मान देना भी स्टार्ट किया। उससे पहले 2019 से लेकर के 24 तक कभी इन्होंने विपक्ष को सम्मान दिया? कभी इन्होंने विपक्ष को पूछा, या समाजवादी पार्टी को पूछा हो, या कांग्रेस पार्टी को पूछा हो, या अन्य विपक्षी दलों को पूछा हो? तो आप जो बात कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। उस समय विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। 2019 से 2024 के मध्य जब ये चीजें हुई, आपने देखा होगा इन्होंने कई कानून पास करा दिए और विपक्ष विपक्ष को बाहर निकाल दिया। वो धरना दे रहा था, जब कोई अगर वहां पे आवाज उठा रहा था तो उनको निलंबित कर उनको बाहर कर दिया जा रहा था। ये भी तो घटना हुई ना। तो निरंकुश होकर सरकार चलाई गई। आप बात किस प्रकार की कर रहे हैं शेखर जी? आप भी जानकार हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये निरंकुश होकर चले, ये घटना ना भगवान ने उजागर करी और भगवान को लगा कि वाकई में देश में एक असत्य की सरकार चल पड़ी है और अब सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो भगवान ने खुद ही अपना रूप दिखाया और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया और हड़कंप मच गया। कहीं ना कहीं ये भी तो एक भगवान की कृपा है, भगवान राम जी की तो कृपा है। कहीं ना कहीं जो चीजें आप देख रहे होंगे देश में परिस्थितियां किस प्रकार पे बनी हुई हैं, तो ये सब प्रभु ही करवा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम
राज्य में भी है, केंद्र में भी है। वो भी अभी देखो कौन कौन बोलता है, कुछ तो बोल नहीं पा रहे और ना सही से जांच करा पा रहे। ना तो ईडी आई, ना सीबीआई आई, ना अन्य एजेंसियां आई, वरना छोटे छोटे विधायकों के यहाँ, पूर्व विधायकों के यहाँ तक कि पार्षदों के यहाँ तक कि पूर्व जिला पंचायतों के यहाँ उठा के ले जा लेते हैं। तो ये सब परिस्थितियां जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता भी देख रही है। ये लोग अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। जांच जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं है। अब कह देने से कि एसआईटी को 15 दिन और बढ़ा दिए गए। अगर एसआईटी इतनी ही सक्षम है तो अगर एसआईटी थी तो मुकदमा दर्ज करने का आदेश देती। मुकदमे में तो एसआईटी ने नहीं दर्ज कराया। मुकदमा तो ट्रस्ट के लोग दर्ज करा रहे और क्या है जो आराम से 8 लोग ऐसे दर्ज करा दिए गए जो क्या वो जिम्मेदार लोग थे। जिम्मेदार लोगों पर तो मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। अगर जो पदाधिकारी हो गए वही तो जिम्मेदारी हो। अगर चैनल पे हम बैठे हुए हैं, चैनल में कोई घपला हो जाए, घोटाला हो जाए तो कौन मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? शेखर जी जाएंगे, उसका कर्मचारी जो जज कोऑर्डिनेटर है वो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेखर जी की है, उस गेस्ट कोऑर्डिनेटर की नहीं है। ये भी उदाहरण समझ लीजिए। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, मेन जो रसूखदार लोग हैं उनको बचाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और रही बात, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अयोध्या हो चाहे पूरा देश हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश हो, सबको आस्था पर जो ठेस, आस्था का मतलब ट्रस्ट, और ट्रस्ट लोगों जो विश्वास खोया है, किसने खोया है? मंदिर के जो महत्वपूर्ण लोग थे हैं उनके द्वारा विश्वास खो दिया गया। और रही बात ये विश्वास पाना, आप ये विश्वास पा नहीं पाएंगे। और रही बात, कल भी मैंने आपके चैनल पे एक बात बोली थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अभिशाप और श्राप है, और ये श्राप इनको डस लेगा। और ये डस क्या लेगा? 2027 में इनका सफाया करेगा, क्योंकि ये हर स्तर पे फेल है। ना तो भगवान को ये छोड़ रहे और ना ये जनता को किसी स्तर का छोड़ रहे। ठीक तो है, कहीं ना कहीं ये श्राप भगवान का इन पे लगा हुआ है। ठीक है, जो सवाल हमारा था उसके आपने जवाब हमें दिए और अपनी बात भी रखी, बहुत अच्छी मजबूती के साथ में रखी। इसके लिए आपको बधाई। आपने हमें भी घसीटा उसमें अपने उदाहरण में, इसके लिए और बधाई आपको। लेकिन अब इसका निपटारा जो है डीजीपी साहब ही करेंगे। रिटायर्ड हैं, लेकिन उनके पास का जो अनुभव है, हम उनके अनुभव का लाभ लेंगे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा संजय जी, मैं पहले जरा चौहान साहब के पास आऊं, क्योंकि एसआईटी को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो महकमे के ही लोग हैं। तो जिन्होंने महकमे में समय गुजारा है उनका अनुभव हमें लेना जरूरी है। चौहान साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी आपने नौकरी करी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ में आपने वर्दी का मान बढ़ाया, इसमें कहीं किसी को शक नहीं है। लेकिन ऐसा परिस्थितियों के कारण होता रहा होगा कि कभी ए की सरकार है, कभी बी की है, कभी सी की है। सरकारों के मुखिया की मंतव्य को समझ करके उसके अनुरूप काम करना, यह हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का कला कौशल है। अब इस कला कौशल के अनुभव के आधार पर आप यह बताएं कि जो इस समय मुखिया हैं और जो इस समय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तमाम विपक्ष के लोग बैठे हैं, उनके हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा लगा है। और ये राम की महिमा है कि कल तक ये राम के खिलाफ कोर्ट में खड़े होकर के केस लड़ते थे, या राम को माने ना माने, ऐसे तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से इनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन आज ये राम राम ही कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों पर अपने कला प्रदर्शन का महत्व है, जिम्मेदारी है, और जो मुखिया का मंतव्य है, उसको आप रिटायर होने के बावजूद कितना और कैसे समझ पा रहे हैं? भाई, हम एक सामान्य आदमी को यह समझ में आ रहा है कि योगी जी चाहते हैं कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो टीम लगी है, जो एसआईटी है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, सामने से दिख रहा है। अब उनके अंदर अंदर का क्या मामला है, यह कैसे पता चले? त्रिवेदी जी, इसमें जो भी चर्चा है मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कानूनी, लीगल, और दूसरा पहलू है भावनात्मक और धार्मिक। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको, मंदिर को बनाने के लिए उसको जमीन दी और कहा कि इसका एक ट्रस्ट का गठन किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार ने फिर उसका ट्रस्ट का गठन किया। केंद्र सरकार ने उस ट्रस्ट में उन लोगों को प्राथमिकता दी जो इस आंदोलन से
25 साल से जुड़े हुए थे। ये स्वाभाविक है कि उनका एक मॉरल राइट बनता है। उन्होंने इसके लिए एजिटेट किया तो ट्रस्ट बनी, तो उनके मेंबर्स को दिया। अब ट्रस्ट क्या होता है कि जो तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया है उसका वो कस्टोडियन है। वहां पर कुछ भी सही होगा तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, कोई भी गलत होगा उसके लिए वो जिम्मेदार है। ट्रस्ट की फंक्शनिंग एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी बन जाती है। तो उसके आधार पर जब ये कंप्लेंट्स आई, लोगों ने उजागर किया, तो उन्होंने सुनी सुनाई बातों को बताया। उनको किसी ने बताया कि साहब ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। किसी ने कोई लिखित कंप्लेंट नहीं दी। इसलिए राज्य सरकार ने बिल्कुल सूझबूझ वाला निर्णय लेते हुए इसमें विशेष जांच दल का गठन किया। विशेष जांच दल ये सरकार का आईपीसी सीआरपीसी में अधिकार है कि उसको लगता है कि अगर यहाँ कोई अपराध हुआ है तो उसके पहले वेरीफाई करने के लिए अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, वो एक विशेष जांच दल का गठन कर सकता है। विशेष जांच दल है, विशेष अन्वेषण दल नहीं है। तो विशेष जांच दल ने अपनी पहली प्रारंभिक रिपोर्ट दी और सरकार को बताया कि हाँ, यहाँ अपराध हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, इसमें एफआईआर की आवश्यकता है। तो एफआईआर कौन कराएगा? उस एरिया का ट्रस्टी जो है, लीगल कस्टोडियन ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के मेंबर ने उसमें एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई भी हो सकता है, इसमें बड़े छोटे का जरूरत नहीं होती है। एफआईआर केवल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने दाखिल की, जिसमें तफ्तीश चल रही है। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। तफ्तीश में जो पब्लिक डोमेन में आया है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इसके रेमिफिकेशंस हैं। इसके रेमिफिकेशंस यूपी में इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं और इंटर स्टेट भी रेमिफिकेशंस हैं। तो मेरा ये विचार है कि जब एफआईआर आपको इस तरह की सबूत देने लगता है अन्वेषण में, तो इसमें आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इसकी जांच एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी से, जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स की जांच करता है और जिसके वर्षों का उसका एक्सपीरियंस है। स्टेट पुलिस के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना स्पेशलाइज्ड एजेंसी सीबीआई के पास में है। तो इसकी सीबीआई जांच जो है उस पर रिकमेंड करने के लिए विचार कर सकती है सरकार, ताकि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस हैं उनको अनरेवल किया जाए, जनता के सामने रखा जाए। एक बात जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, सभी डोमेन में आ रही है, सभी चैनल्स को मैंने काफी चैनल्स को फॉलो किया। अपराध किसके अगेंस्ट हुआ है? अपराध रामलला के अगेंस्ट हुआ है। रामलला एक लीगल एंटिटी है। जब ये केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने और देश के कानून ने इसको स्वीकारा कि रामलला एक जीवंत एंटिटी है, लीगल एंटिटी है। इसलिए उनके तरफ से रिट दाखिल की गई लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। तो आखिरकार ये अपराध तो रामलला के प्रति हुआ है, तो रामलला भी इसमें एक इंपॉर्टेंट लीगल एंटिटी है। अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो कुर्सी पे बैठते हैं, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस एंटिटी की है जिसके यहाँ चोरी हुई है, जिसके यहाँ धन गायब हुआ, जिसके यहाँ से जवाहरात गायब हुए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे प्रदेश की चीफ मिनिस्टर के पास होती है, वो उसके अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, और देश के गार्जियन प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। तो उनके ऊपर आक्षेप लगाना ये कदापि उचित नहीं है। जब भी क्राइम होता है तो वो क्राइम के किरदार होते हैं करने वाले, पुलिस अन्वेषण करती है, उनको पकड़ती है। पुलिस के दायरे से बड़ा विस्तृत मामला होता है तो स्पेशलाइज एजेंसी को जाता है, वो जाना चाहिए। अब रामलला के प्रति जो अपराध हुआ है तो वो एक बहुत गहन बिंदु है। अपराध मेरे प्रति या आपके प्रति नहीं हुआ है, या यहाँ जो लोग बैठे उनके प्रति नहीं हुआ है। धन तो रामलला का था। तो रामलला के प्रति जो अपराध करते हैं हमारे देश में, मैं कोई रिलीजियस फिगर नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक हिंदू होने के नाते मैंने जितने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं बहुत रुचि से और गहराई से पढ़े हैं।
तो जो इस तरह का अपराध मंदिर में करते हैं या इसी पवित्र जगह पे करते हैं, तो उसका निश्चित रूप से उनकी पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ता है, आने वाली नस्लों को भुगतान करना पड़ता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि किसी को कोढ़ हो जाएगा, किसी की औलाद टेढ़ी मेढ़ी पैदा होगी, तो इन सबको वो दंड तो ऊपर वाला शक्ति देती है, वो देगा। राम हमारे देश के प्राण है और उनके प्रति इस तरह का अपराध करना ये कदापि उचित नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ एक सिख कम्युनिटी की बात जरूर रखना चाहता हूँ। देश में एकमात्र एक कम्युनिटी है, आप देख लीजिए, जगह जगह उनके गुरुद्वारे हैं, लोग बहुत मन से वहां कार सेवा करते हैं और कभी भी वो धन का इधर उधर नहीं करते। धर्म के इसमें धन निकालना ये घोर, मतलब एक बड़ा क्राइम ही नहीं, एक घोर पाप है और इसके लिए राज्य सरकार बहुत सही कदम उठा रही है। उन्होंने पहले एसआईटी का गठन किया, जब एसआईटी के सामने एक पर्टिकुलर बिंदु आए और उन्हें कहा और समय चाहिए तो उन्होंने और समय मांग लिया और फिर उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। ठीक है चौहान साहब, आपने बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी बात को रखा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे मन के जाले लोगों के भी साफ हुए होंगे आपकी बात को सुन करके। रुद्र विक्रम सिंह जी हैं हमारे साथ में, कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं। मैं रुद्र जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बात चौहान साहब ने रखी है उससे पहले पॉलिटिकल बातें रखी गई, तो उस लिहाज से आपकी दलील इस पूरे मैटर पर क्या बनती है? क्योंकि अब एसआईटी का भी दायरा बढ़ा है और साथ साथ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या में वकीलों का भी एक अपना मन बना है। उनका ये कहना है कि हम ट्रस्ट के किसी भी व्यक्ति का कोई भी मुकदमा ना तो लड़ेंगे और ना लड़ने देंगे और इस तरीके की स्थिति बननी नहीं चाहिए थी, हम बहुत आहत हैं वगैरह वगैरह। तो यहां एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और जो बात अभी तक रखी गई है चर्चा में उस पर आपका कोट क्या है? देखिए, मुझे एक बात अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि एक मामले की दो जांच एजेंसियां जांच कैसे कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। एसआईटी क्या जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या जांच कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और एसआईटी मान लीजिए कोई रिपोर्ट कल को कोई रिपोर्ट सबमिट करती है, तो उस रिपोर्ट का औचित्य क्या होगा? क्या वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी और मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट के तहत क्या कर सकते? ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, तो उस एसआईटी का मुझे तो कोई औचित्य अब समझ में नहीं आता। एसआईटी का औचित्य तब होता जब या तो कोई जुडिशियल कोई ऑर्डर होता और एसआईटी बनाई जाती कुछ फाइंडिंग के लिए कि कुछ फाइंडिंग इसमें चाहिए होगी और कुछ फाइंडिंग के लिए एसआईटी बनती और एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती। जब ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जो ड्रामा चल रहा है कि एक एसआईटी गठित कर दी है, एसआईटी का हमने दायरा बढ़ा दिया और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग, हमने एफआईआर कर दी, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। ये मैं डे वन से आपके साथ में डिबेट कर रहा हूं, मैं डे वन से कह रहा हूं कि मामले को लीपापोती करने की कोशिश और जो लोग इसमें वाकई में इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें कॉन्स्पिरेटर हैं, जो लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं, उनको कहीं न कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि देश और प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में, खासकर मेरा प्रदेश एक बहुत सुरक्षित हाथों में है, लेकिन पूजनीय महाराज जी को मैं ये कहूंगा कि किसी को बचाने की वजह से इस प्रदेश की बदनामी नहीं होनी चाहिए, उस अयोध्या की बदनामी नहीं होनी चाहिए, उस प्रभु श्री राम के जो देश है, उस प्रभु श्री राम की जो धरती है उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो रुद्र जी खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो बहुत सशक्त हैं, दूसरी तरफ आप एक डाउट भी फ्लोट कर रहे हैं, तो ये दो बातें हो रही हैं एक ही बात में। मैं इसलिए कह रहा, देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ समस्या क्या है कि वो अधिकारियों की बहुत ज्यादा सुनते हैं। किसी अधिकारी ने जाके उनको सलाह दे दी होगी कि ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, और शायद ये अधिकारियों के मकड़ जाल में जो मुख्यमंत्री जी डे वन से फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका नतीजा है। अदरवाइज मैं अपनी बात तो हमेशा कहता हूं कि एक सशक्त हाथों में प्रदेश है, लेकिन हाँ, कुछ अधिकारी जो, और ये पूरा गड़बड़ घोटाला अधिकारियों के सह पे हुआ है,
जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं उनके और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सर पे हुआ है, और इसमें जो जांच वाकई में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक अच्छे अधिकारी को इसमें जांच देनी चाहिए और उसको खुला हाथ दे देना चाहिए कि आप इसको तह तक इसमें जो भी आपको जांच करनी है उसमें सपोर्ट करना चाहिए प्रशासन को। और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो चार्जशीट फाइल करेगी उसकी वैलिडिटी होगी, उसकी वैलिडिटी जब कोर्ट में फाइल होगा उसकी वैलिडिटी होगी। एसआईटी क्या रिपोर्ट फाइल करती है, एसआईटी क्या उसके लिए तो बताई आई है। अभी ये बात तो हमारे साथ में जो चौहान साहब हैं रिटायर्ड डीजीपी, उन्होंने बताई है ना कि ये विशेष जांच दल है। मुख्यमंत्री पहले इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि जो आरोप या जो माहौल में बयान आ रहे हैं उसकी कुछ आधार है या केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो अब तो वो पता चल गया आधार, अब पता चल गया, एफआईआर हो गई उसके बाद। अब उस एसआईटी का क्या मतलब है? अब वो कह रहे हैं कि और भी चीजें पता लगाओ। ठीक है, ठीक है। अरे भैया एक बात बताइए कि दो लोग अगर मान लीजिए कि दो जांच एजेंसियां क्या कहेंगी क्या कि हाँ भी नहीं ये हुआ तब जाके माना जाएगा। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं चौहान साहब से। ठीक है चौहान साहब, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए इस बात का। देखिए त्रिवेदी जी, मैं रुद्र विक्रम सिंह का सम्मान करता हूं। एसआईटी अन्वेषण दल नहीं है, ये केवल इंक्वायरी है, इंक्वायरी टीम है। और इंक्वायरी की कि प्राइमरी फेस से कोई अपराध हुआ कि नहीं है, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज का रिकमेंडेशन किया, सरकार ने दर्ज करा दिया। अब उसका एक्सटेंशन क्यों किया? उसके किसी व्यक्ति ने करा है। अब उसका उन्होंने टर्म क्यों बढ़ाया आगे? सर मैं बात नहीं काटना चाहता हूं, मैं भी वकालत पेशे से जुड़ा हुआ हूं और मैं भी एक सम्मानित जगह बैठा हुआ हूं। जो एसआईटी है ये किसको रिपोर्ट करेगी? क्या ये जांच रिपोर्ट जो अभी हमारे साथी अधिवक्ता उन्होंने भी बात रखी, ये कागजात किसको रिपोर्ट करेंगे? एसआईटी अगर बनती तो उसमें जांच अधिकारी आईपीएस अधिकारी भी हो सकता है, डीएसपी रैंक का भी हो सकता है, एएसपी रैंक के भी हो सकते थे, अन्य जिलों से भी लिए जा सकते थे, प्रदेश के अन्य सम्मानित जो आप तो उस विभाग के प्रमुख पदों पर रह करके आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आप भी सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं और हम लोग विधि से भी हैं और पार्टियों से जो लोग विरोध करते हैं अलग बात है, लेकिन ये गुमराह करने वाली स्थितियां हैं कहीं ना कहीं। मैं चलिए ठीक है, इस समय बैठा हुआ हूं। ठीक है विक्रम सिंह, अतुल जी, चौहान साहब मैं आता हूं, शरद जी आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। सबसे बड़ा स्टेक अगर किसी का लगा है, मैं ठीक है चौहान साहब आता हूं, आपका जवाब लूंगा मैं। अभी बीजेपी को हम लेकर के आते हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक इसी पार्टी का लगा हुआ है। बीजेपी ने अपनी तरह से सोमनाथ से अयोध्या तक का वो आंदोलन और वहां से लेकर के आज राम मंदिर तक ये सारी चीजें। संजय जी, आप इस चर्चा के बहुत महीन मर्म को समझ रहे हैं कि स्टेक पर जो लगा है वो रामलला के हीरे जवाहरात से ज्यादा बीजेपी की क्रेडिबिलिटी या बीजेपी जिस सहारे से राजनीति करती आई वो चीज बहुत बहुत मारी जा रही है इस समय। जी शेखर जी, सबको प्रणाम, जय श्री राम। अभी मैं डीएस चौहान जी को सुन रहा था, डीजीपी रहे हैं, बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने एसआईटी के बारे में बताया है और मुझे बातों से लग रहा है कि ये जांच अभी और आगे जाने वाली है। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस पे और कठोर कदम उठाने वाले हैं, मुझे इनकी बातों से लगा है। अभी खुलकर नहीं बोला उन्होंने, लेकिन लग गया है कि और कठोर कदम उठाने वाले हैं पूज्य मुख्यमंत्री जी। देखिए, मैं पहले भी आपसे कई बार आपके चैनल पे और आज भी कई चैनलों पे डिबेट थी, जब तक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, धर्मरक्षक है, निष्ठा वाले मुख्यमंत्री हैं, उसमें कोई इफ्बट वाली बात नहीं है। उनके रहते निष्पक्ष जांच होगी, कोई नहीं बचेगा। बहुत कठोर मुख्यमंत्री हैं इस बारे में, बेईमानी तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं वो। अब बातें तो भाई अब राम के प्रति भी बहुत लोगों ने करी थी, सीता जी को निष्कासित करना पड़ा था, तो खैर ये तो सब वो है। मैं एक बात कहना चाहता हूं शेखर जी, एक बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपकी डिबेट में, हमारे कांग्रेस वाले भी और सपा के मित्र आज राम 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 कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम अब और डंके की चोट पर राम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक राम नाम लेने पे हम लोग सांप्रदायिक और कम्युनल कहलाते थे। तो आज हमें एक और छूट मिल गई कि हम जोर जोर से चिल्ला के राम राम बोलेंगे और ये अब नहीं बोल सकते कि हम लोग कम्युनल हैं और सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मेरा एक सवाल है, जांच चलेगी, बहुत कुछ चलेगा, निश्चित रूप से जो कुछ कुकृत्य हुए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वो पापी लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं, उनके लिए शब्द नहीं है। मैं पहले
मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, भगवान राम का परम भक्त हूँ, राम आंदोलन में जुड़ा हूँ, घर घर गया हूँ और अयोध्या मूवमेंट में भी मेरे साथ रहा था। तो उस बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बहुत आस्थावान हूँ, हमारे शरद शुक्ला जी भी होंगे, अतुल जी भी होंगे और रुद्र जी सभी मैं मानता हूँ कि सब बहुत राम भक्त सबके घर में है राम। लेकिन हाँ, सवाल मुझे बोलने दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल है इसमें। 2007 में कांग्रेस एफिडेविट लगाती है कि साहब राम काल्पनिक है। आज वो लोग कह रहे हैं कि साहब हाँ एसआईटी में हमें शामिल नहीं किया गया। 2007 में एफिडेविट दिया था इन लोगों ने, राम काल्पनिक है, ठीक है। बंद करिए आप। और समाजवादी बंद करिए आप। इनको जब निमंत्रण दिया आपने व्हाट्सएप ये शरद जी मैं आऊंगा आपके पास। शरद जी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। हो रही है, चर्चा गंभीर हो रही है, ये व्हाट्सएप न्यूज़ पर क्या गया आप बात कर रहे हो जाएंगे। अरे भाई पिछले नहीं पिछले बात हो जाएंगे, नहीं हो तुम लोग, मैं तब फिर पिछली बात हो जाएंगे। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़ के ऐसी बातें आप मत करिए, बात करिए आप, वो सोने का बात करिए आप। मृग सारे हिंदू जानते हैं, ये मारीच सोने का मृग बन के आए हुए हैं। ये है कौन? ये मारीच सब मालूम है, ये सब हिंदू जानता है। जान रहा है। मैं एक सवाल कानूनी बन के बैठा हुआ है, कौन कानूनी बन के बैठा हुआ है, पूरा देश देख रहा है चीज को। बरेलवी पूरा देश देख रहा है। शेखर जी को मैं डिबेट से हट जा रहा हूँ। ठीक है शरद नहीं ऐसे गलत बातें नहीं सुनूंगा मैं, गलत बातें नहीं। शरद जी आप अपनी बारी पर बोल लीजिएगा, ऐसे मत करिए। नहीं सभी सम्मानित है, हमने सबको बुलाया है। शरद जी की आवाज रोकिए, संजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। शरद जी आप अपनी बात रख दीजिएगा, मैं आऊंगा ना आपके पास। संजय जी आप प्लीज बात रखें, आप छोड़ दीजिए, आप अभी अपनी बात रखें। मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं इन लोगों से, देवबंदियों, बरेलियों और बड़े मौलानाओं का एक आज भी क्लेम है आम मुसलमान का। मैं थोड़ा विषय से हट जा रहा हूं और इनके सामने प्रश्न रख रहा हूं। ये जो बहुत बड़े सनातनी बने, इनकी खाल उतार दे रहा हूं भी मैं। तो इन्होंने एक वो कहा है कि भले ही तुमने आज राम मंदिर बनवा लिया हो अपनी ताकत के बल पर, लेकिन वह ता कयामत मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। तो क्या अखिलेश यादव की हैसियत है उनकी बात को मना करने का कि तुम लोग गलत बोल रहे हो? दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव बाई चांस आ जाते हैं, वैसे तो राम को आगे नहीं देंगे, अगर अब ठीक है, अब संजय जी मैं नहीं रोक पाऊंगा, बात ही आपने सवाल ही रख दिया है ना। देश का हर जनता मानती है, समाजवादी पार्टी मानती है, उसको ना किसी ने ठीक है शरद जी आप अपनी बात रखें, ठीक है आ रहा तो जी आ रहा पार्टी है शरद जी। चंदा चोरी करके चंदा चोरी कर लिया, खबर नहीं आती है और इनके लोग वहां सुनिए भाई, आप वो शांत नहीं होंगे, वो अब नहीं हो पाएगा भैया। पार्टी के लोग हमें लगा कि आज की खबर बड़ा सम्मानित चैनल है, यहाँ पर बड़े सम्मानित लोग को बैठाया जाएगा। ये खाल उतारने वाले कसाई कहाँ बैठ गए? ये खाल उतारने बैठे। ठीक है अब एक सेकंड हमारे कसाई बैठा है आपने। ठीक है संजय जी, अतुल जी, शरद जी, मेरे साथ में अभिषेक शर्मा जी भी हैं। एक सेकंड रुक जाइए, अभिषेक शर्मा जी भी हैं मेरे साथ में, उनके पास में अभी तक जा नहीं पाया। अभिषेक जी ठीक है, संजय जी, अतुल जी, अभिषेक शर्मा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी है, संजय जी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी है उसमें जो हिंदूवादी संगठन है, क्या वो संगठन भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति बनी है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उन चीजों पर वास्तव में एसआईटी या जो सरकार है वो किसी अंजाम तक पहुंचेगी? दूसरी चीज ये है कि ट्रस्ट आपका भी है, ट्रस्ट इस देश में और सारे भी हैं, लेकिन क्या सभी ट्रस्टों में इसी तरीके की चीजें होती हैं या फिर निबंधन कार्यालय में जो कुछ होता है उसके लिए एक अलग से पैनल बिठा करके और चर्चा करनी पड़ेगी? और ये शुक्ला जो बैठे हैं, एक सेकंड संजय जी रुक जाइए, अभिषेक जी से मेरा सवाल है। अरे बाबा रुक जाइए संजय जी, बड़ा मुश्किल है, आप ही ने सवाल रखा था, जवाब आ रहा है। अभिषेक जी मुझे सभी वक्ताओं को जय श्री राम, हर महादेव। मैं काशी के आवासी हूँ, मैंने कांग्रेस के भी वक्ताओं को सुना, सपा के वक्ता को भी सुना और भाजपा के भी प्रवक्ता सुना, लेकिन देखिए राम नाम का वो ट्रस्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे करना है, लेकिन वो स्वयं तो वहां नहीं रहते, लीगल जिम्मेदारी तो उनकी नहीं बनती है।
दूसरी बात, आज सपा के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सुना कि उनको राम राम आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो रामचरित्र मानस को फाड़ के फेंकते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को तोड़वाने पर विश्वास रखते थे, बहुत साजिशें की। कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। जब चुनाव आया तो अखिलेश यादव को कृष्ण जी सपने में नजर आने लगे। बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा चुनावी एजेंडा है। हाँ, राम मंदिर में जो ट्रस्ट में हुआ उससे हमें बहुत आघात पहुंचा है। हर युग रावण साधु के धैर्य में आ जाता है। इसका मतलब नहीं है कि बहरूपीय अगर आ गए हैं तो गलती जो श्री राम की है, नहीं, गलती योगी की नहीं, योगी जी की नहीं है। योगी जी तो तुरंत SIT गठित किया उन्होंने, जो इसमें वांछित है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं बख्शेंगे। और आज कम से कम मुझे लगता है कि देशवासियों में भाजपा की सरकार आने के बाद इन्हें राम याद आने लगे, नहीं तो इनके मन मस्तिष्क में हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू धर्म सनातन धर्म के अपमान करने की राजनीति। आज ये लोग सनातनी हिंदू बन गए हैं, सभी को राम से अथाह प्रेम हो गया है। कल तक हिंदू मंदिर बनाने का अभिषेक जी, आपने अपनी बात रखी इस चर्चा में। अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी एक दो चीजों को समझ लेता हूं, वरना समय रह जाएगा, निकल जाएगा। अतुल जी, एक चीज, बड़ी चीज जो आई, DS चौहान साहब ने जो बात कही कि रामलला खुद एक लीगल एंटिटी हैं। रामलला विराजमान थे, उन्होंने अपना केस लड़ा, मुकदमा लड़ने के बाद फैसला आया। अभी तो फिर जैसे उनका मंदिर बने, उनकी जगह पे कब्जा है, ये बात वो लड़ रहे थे, सिविल का मामला था। अभी ये मामला चोरी का है, तो क्यों नहीं, राम तो सबके हैं, आपकी तरफ से मामला क्यों नहीं जा रहा अदालत में कि भाई ये इस तरीके का हुआ है, FIR होनी चाहिए, ऐसा ये सारी चीजें। आप भी तो रामलला विराजमान है, तो आप उनकी तरफ से मुकदमा क्यों नहीं डाल रहे? चलिए, अच्छी बात कही आपने। देखिए, जो सरकार चलिए मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिएगा। देखिए, हमारे द्वारा ही सुन तो लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। वरिष्ठ है, आयु में वरिष्ठ हमसे बड़े होते, कई बार मैं ना भिड़ना नहीं चाहता, जो हमसे आयु में वरिष्ठ होता है। यहाँ पे मतलब DGP साहब भी बैठे हुए, सभी लोग बैठे हुए। देखो, बच्चे उतरे बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए शेखर जी, हमारे द्वारा ही ये चोरी उजागर करी गई, घोटाला कह लो, अब तो बड़ा हो गया, अब तो घोटाला हो गया। तो देखिए, सरकार जो सरकार है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उचित जांच एजेंसियों के द्वारा जांच कराए। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध जो है उचित विवेचना हो, और वो जो है ना जेल की जो है जेल की सलाखों के पीछे हो। अतुल जी, बात समझिए, टेक्निकल बात है ये। एक मिनट संजय जी, आप रुक जाइए एक सेकंड। संजय जी, ऐसा चर्चा नहीं बन पाएगी। अतुल जी, मेरी बात समझिए। अभिषेक जी, जो बात थी, बीजेपी ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब वो सरकार में आएगी तब वो मुकदमा लड़ेगी। राम के साथ में आपको लगता है अन्याय हुआ है, राम आपके भी हैं, आप डाल दीजिए मुकदमा, आप तो खुद वकील हैं। चलिए पहले सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं जब मेरे से पूछा जा रहा है। हाँ, देखिए, जब ये लोग, जब इनसे कुछ नहीं होगा, हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, हम माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। अगर आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो दिन कब आए? अब आप तारीख बताइए। ओहो बाबा, अब आप तारीख बताइए। ठीक है अतुल जी। शरद जी, आप अपनी बात रखें, आप क्यों नहीं जा रहे अदालत? अभी तो मामला मिल रहा है, सामने से मिल रहा है। इस प्रकरण की जो पहली तहरीर पड़ी, उसका शिकायत करता शरद शुक्ला मैं हूँ। थाना राम जन्मभूमि में जब 12-13 दिन बीत गए, ट्रस्ट ने कोई मुकदमा नहीं लिखवाया। पहली तेरह, अरे चुप रहिए भाई, इनको कांग्रेस क्या कर रही है? इनको चुप कराइए पहले। तुम्हारे कपिल सिब्बल, अरे कर रहा हूँ, अरे आप क्या कर रहे हो भाई? अरे चुप रहो पहले, चुप रहिए सर, अरे चुप रहिए। नहीं, एक सेकंड शरद, मैं जवाब ले रहा हूँ ना संजय जी, एक सेकंड। शरद जी ने अपनी कैपेसिटी में डाला या कांग्रेस की कैपेसिटी में डाला? सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले। शेखर जी, मैं कह रहा हूं कि बड़ा सम्मानित चैनल आपका है, डिबेट बड़ी मर्यादित क्या होनी चाहिए। ये खाल उतारना, फांकी निकालना, ये उस पे नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं बचा। ठीक है शरद जी, आपने अपनी बात रख दी। चौहान साहब, मैं आखिरी हिस्से में हूं, मैं आपसे 30 सेकंड में समझना। संजय जी रुक जाइए, मुझे चौहान साहब के पास जाने दीजिए।
30 सेकंड में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो अभी देखिए राजनीति अपनी जगह पे हो रही है चौहान साहब, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है उसमें क्या पार्टियां, अगर रामलला का मंदिर बनने के लिए रामलला विराजमान अपना मुकदमा लड़ सकते हैं तो अपने घर में जो चोरी हुई उसका भी तो मामला लग सकते हैं, पुलिस के पास जाके एफआईआर भी तो करवा सकते हैं। तो ये केवल जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, बाकी जो पार्टियां इस समय इस पे इन्वॉल्व हैं, घोटाला खोला कैसे क्या हुआ वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये रामलला की तरफ से जा सकते हैं नहीं, रामलला ये इस पे है कि नहीं है मामला? गया हूं भैया, मैं गया हूं। नहीं, आप व्यक्तिगत कैपेसिटी पे गए, कांग्रेस का ही है क्या? नहीं, वो उसमें नहीं, मामला बनता नहीं। चौहान साहब एक सेकंड बैठे हैं ना चौहान साहब, एक सेकंड। हिंदू मंदिर में जाके लड़के छेड़ते हैं, लड़के छेड़ते हैं। संजय जी रुक जाइए, अरे चौहान साहब इतना आवाज में नहीं बोल पाएंगे भैया, रुक जाइए, मैं चौहान साहब की आवाज बाकी भैया रोको, हमारे कंट्रोल साथी रोको। त्रिवेदी जी, हाँ जी, हाँ जी, रामलला विराजमान जरूर जा सकते हैं और वो कंप्लेंट कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे कोई एफिडेविट देके कि मैं रामलला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाँ, वो उस पर जाके कंप्लेंट दे सकते हैं। यहाँ बीच में एक बात और आई थी जिसमें कहा था कि एसआईटी का दायरा क्यों बढ़ा दिया गया, टाइम क्यों बढ़ा दिया गया? इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि उनके जांच के दौरान उनके पास में ये तथ्य आए कि इसके अलावा भी अन्य कोई अपराध हुआ है, तो उसके लिए हमें और इसमें समय चाहिए, इसमें जांच करने के लिए। यहाँ दो जांच नहीं चल रही है। अपराध एफआईआर का तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो कर रही है, एसआईटी नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन। और जो अन्य कोई अपराध अगर हुआ है उसकी जांच के लिए एसआईटी का टाइम बढ़ाया है। सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है और मुझे ये लगता है कि एज ए पुलिस ऑफिसर हम सब लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और इसमें जरूर कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई हो रही है। आप एकदम, अगर आपको कोई केस फॉइल करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, किसी बड़े संगठन में कोई घटना हो जाती है, आपको केस फॉइल करना, जाके सीधे संगठन के मुखिया को पकड़ लीजिए, केस फॉइल हो जाएगा। अगर आप, पुलिस ने क्या किया, पहले जिन लोगों की पोजीशन से सामान मिला उनको अरेस्ट किया, अब उनके बयान आए हैं, उनकी तफ्तीश करेगी, उसका एविडेंस इकट्ठा करेगी, अब कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ेगी। तो ये तफ्तीश समय लगता है उसके लिए और समय के अनुरूप रहना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए, इसमें सही लीगल कार्रवाई हो रही है और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं इतना जानता हूं कि ये सरकार ऐसे लोगों को जरूर मिट्टी में मिला देगी जिन्होंने राम के साथ में द्रोह किया है। ठीक है रुद्र जी, 10 सेकंड है आपके पास, प्लीज अपना बहुत जल्दी से रखिएगा बात। देखिए, मैं जब ये जो रिटायर्ड डीजीपी साहब बोल रहे थे, मुझे लगता है कि अगर ये कोई ऐसा चोरी का मामला नहीं कि मेरे घर में चोरी हो गई, फिर चोर को पकड़ा गया, फिर किसने बोला चोरी करने के लिए उसको पकड़ा जाएगा। ये सीधा सीधा साफ साफ मामला है कि मेरी कस्टडी में मामला था, मेरी कस्टडी में धन रखा हुआ था और वो कस्टोडियन, पूरे ट्रस्ट के जितने कस्टोडियन है, जितने भी ट्रस्टी हैं, वहां पे कोषाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गए, सारे कस्टोडियन है उसके, और सारे मामले का आरोपी बनाए जाना चाहिए नियमतः, और उनको नहीं बनाया गया है। मैंने पहले भी कहा, उसके लिए उन्होंने बताया कि थोड़ा सा इंतजार करिए, वो कॉन्स्पिरेटर्स को भी पकड़ेंगे। ठीक है, अभी मामला आगे बढ़ा है। संजय जी आखिरी के 10 सेकंड। शेखर जी, एक आईएएस अधिकारी थे अखिलेश यादव, जो मुख्यमंत्री से 2013 में सर्वेश चंद्र मिश्रा, गृह सचिव, ये राम के भक्त होने के नाटक कर रहे हैं ये कालनेमी। तो सर्वेश चंद्र मिश्रा जी ने एक वो दी थी कि सोमनाथ के मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर की बात होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने हटा दिया। चलिए ठीक है, हमें समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, अतुल जी, रुद्र जी, अभिषेक जी, शरद जी, चौहान साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं क्या करूं। इतनी बात आज की चर्चा में साफ है कि एक तो जो राजनीति कर रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, जैसे रामलला विराजमान ये बताते हुए, अब तो अदालत में प्रूफ भी नहीं करना है इस बात को, पहले तो अदालत में ये प्रूफ करना पड़ा कि हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, रामलला एक जीवंत हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए उनका मामला वो खुद लड़ रहे हैं, हम उनके वकील उनकी तरफ से आ गए बहस और जिरह करने। अब इतना अदालत में उतना भी नहीं करना है, अब तो सीधे एफिडेविट दीजिए, वो अक्रॉस द पार्टी, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई पार्टी हो,
एफिडेविट दीजिए और अदालत में ये पूरा मामला लेकर के आप चले जाइए। ये ओपन ट्रूथ है, इस समय का खुला हुआ सत्य है, ये कर सकते हैं। लेकिन अब अगर राजनीति ही करनी तो इनको क्यों नहीं पकड़ा, उनको क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। इसमें जैसा इस चर्चा में सामने आया कि थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी एक जांच करने वाली एजेंसी की तरीके से नहीं, बल्कि क्या वहां पर गड़बड़ हुई ये बता रही है सरकार को, रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर और एफआईआर के बाद आगे की कार्रवाई, गिरफ्तारी और वगैरह वगैरह। राजनीति इस पूरे मामले में जमकर होना शुरू हो चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एसआईटी का कार्यकाल जो बढ़ाया गया उसको ये समझ में आ गया सरकार को भी कि मामला कहीं से कहीं जा सकता है, कहीं से कहीं बड़ा मामला है, इसलिए एसआईटी का समय बढ़ाया गया है। वो रिपोर्ट्स अपनी लगातार दे रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, अदालत सबके लिए खुली हुई है। तो कुल मिलाकर के सबके लिए राम अपना दरबार एक बार फिर से खोल चुके हैं कि आओ देखते हैं कि अब किसमें कितना दम है, कौन मेरे लिए क्या कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि जो राम के बारे में सबसे पहले लिखा गया, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण, और उन्होंने कहां से सुना? काकभुसुंडी जी के मुंह से। ऋषि काकभुसुंडी जो रामायण, राम की कथा गाते थे। अब जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें महर्षि वाल्मीकि, डाकू अंगुलीमाल, सप्तऋषि, वो कहानी आपने सुनी होगी। तो फिर जब राम के लिए सप्तऋषियों ने उनसे कहा कि राम राम जपो और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, तो उन्होंने कहा साहब राम तो हम कहीं नहीं पाएंगे, मरा मरा कहेंगे। अब बहुत सारे लोग राजनीति में ऐसे हैं जो मरा 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 कह रहे हैं, वो भी राम राम सुनाई दे रहा है, और कुछ थे जो पहले से राम 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 कर रहे थे, अब वो मरे हुए बताए जा रहे हैं। तो कौन जिंदा है कौन नहीं है ये राम ही तय करेंगे। इन्हीं दो अक्षरों में पूरा भेद छिपा है हिंदुस्तान का। तो इंतजार कीजिए, राम की महिमा है, राम का ही मामला है, राम पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, तो चुनी हुई व्यवस्थाओं पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट पर हम भले ट्रस्ट ना करें। नमस्कार। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा ना दिया हो। संविधान को भी दगा दिया है, मर्यादा को भी दगा दिया, आस्था को भी दगा दिया, श्रद्धा को भी दगा दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। थाने में इसको जीडी दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको काफी दूंगा। टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते। दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है खुद?